क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। तो सेट 3 के सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। 65S3 कोड है इसका। तो सेट 1 के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डले हुए हैं, आप चैनल पेज पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सेट 3 के आंसर्स कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर सेक्शन ए के हम पहले सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए आपको गिवन था मैट्रिक्स 133 134 143 एंड आपको फाइंड क्या करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप कहीं इसमें ए इनवर्स निकालने लग जाओगे, जो लेंदी मेथड होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एट जॉइंट ए। वैसे तो ए इनवर्स ऐसे भी निकल सकता है ना। ए इनवर्स जो मैट्रिक्स होता है कैसे निकलता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एट जॉइंट ए। बट यहाँ पे आपको, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना ए इनवर्स का लंबा वाला मेथड तो आप करोगे नहीं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की आपको प्रॉपर्टी लगानी थी। तो जिन बच्चों का ये सेट आया, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या लिख के आए हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रॉपर्टी लगानी थी ए इनवर्स डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। देखो, ए इनवर्स पे अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका जो इनवर्स है आप डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते थे, है ना। तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। किसी भी कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट ए कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल करना, यानी 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। तो यानी कि एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, तो यानी कि मेरे को ए तो दिया ही था क्वेश्चन में, तो मेरे को डिटर्मिनेंट ए निकालना था। ठीक है, वैसे तो कुछ बच्चे ये भी सोच सकते थे कि ए दिया ही हुआ है और ए इनवर्स आप मैट्रिक्स बना लो। ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एट जॉइंट ए, और फिर बाद में जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल देना। तो ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाता। हमें इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करना था। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ए होता है। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे आता है। अब यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट ए चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ए 3×3 ऑर्डर, ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, 3×3 ऑर्डर वाला। तो इसका डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करना आता ही होगा। पहले आपने 1 को बाहर, अगर मैं इस रॉ के अलॉन्ग इसे खोलूँगी, एक्सपेंड करूँगी, तो 1 को पहले बाहर लेना है। तो 1 की रॉ और कॉलम ये दोनों हाइड कर देने हैं, और ये जो बचेंगे 3×3 एंड 4×4। पहले ये वाला फिर ये वाला, तो 3×3 4×4 माइनस में। फिर इसकी टर्न, अब इसकी टर्न है, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 वाला है ना, A12, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है, तो ये बाहर हो जाएगा। अब ये बाहर है, तो ये वाली रॉ, इसकी कॉलम और इसकी रॉ को हाइड करना होता है, ये तो सबको आता होगा। फिर इसको क्रॉस करो, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 4 ज़ा 4, माइनस में अंदर। सेम ऐसी इसकी टर्न होगी तो ये प्लस में आएगा, प्लस का 3 है। अब इसका भी कॉलम और रॉ को हाइड करना था आपको, तो ये जो बचेंगे 1×4 और 1×3, बीच में माइनस का साइन। तो ये डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका होता है। अब इसे आपको कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना था। तो पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करना था, फिर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना था। तो ये सॉल्व करके -1 आंसर आएगा। अभी आंसर नहीं आया, ये हमारा डिटर्मिनेंट ए आया है। क्या आया है, ये हमारा डिटर्मिनेंट ए आया है। अब ए इनवर्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, और डिटर्मिनेंट ए आपका -1 है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है और माइनस है, तो -1 आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे का आंसर -1 है, ए ऑप्शन उसका बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका आंसर है करेक्ट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेट ए ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, सेट 1, तो वो आप चेक कर लेना। ऑप्शन ए इसका आंसर है, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व
कर लिया हमने, उसका आंसर -1 आया और ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ये -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो -1 आपका ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो टिक मार्क लगे हुए हैं ये एक्चुअल में जिसका क्वेश्चन पेपर है उसने लगा रखे हैं, तो आंसर -1 है। तो यहाँ आप पेज में देखिए वो आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये नहीं होगा जो इसमें लगा हुआ है, इसमें कुछ आंसर्स जिन बच्चे का क्वेश्चन पेपर है उसने गलत लगा रखा है। तो ए आपका -1 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स मॉडुलस एक्स, ये सॉरी मॉडुलस नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, ब्रैकेट जब लगी होती है तो x 1 to 3 है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। तो देखो x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3, x 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता होगा किसी भी इंटीजर वैल्यू पे जो उसका स्लोप होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो x 1 से 3 में इंटीजर वैल्यू कौन सी आई, 2 आई ना। x 1 से 3 के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू आएगी, 2। अब 2 पे कहीं पे ये ओपन इंटरवल पे चला जाएगा और कहीं पे ये क्लोज इंटरवल पे चला जाएगा, यानी 2 पे ये ब्रेक हो जाएगा। इंटीजर्स वैल्यू पे ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो x 1 से 3 है अगर, तो बीच में कौन सा इंटीजर आया, 2 आया ना, तो 2 पे ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये ब्रेक हो जाएगा तो उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। तो ये स्लोप अगर चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी अगर इक्वल नहीं आएगा तो यानी कि ये क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 1 से 3 पे कौन सा इंटीजर आ रहा है जहाँ पे ये ब्रेक होगा, 2। तो इसका आंसर 2 है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो सेकंड का आंसर सी है। तो x 1 से 3 पे जो इंटीजर आ रहा है वो 1 से 3 के बीच में कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है ना। अब 2 पे ये कहीं पे ओपन इंटरवल पे होगा और कहीं पे ये क्लोज इंटरवल पे होगा। देखा है ना आपने, इसके स्लोप ऐसे बनते हैं। ये यहाँ अगर 2 पे ये ओपन पे था तो नेक्स्ट पे ये क्लोज पे चला जाता है, यानी 2 पे ये स्लोप चेंज कर लेता है। तो यानी कि इसका आंसर 2 होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 3। If the radius of a circle is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, then the rate of increase of its circumference। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कराया हुआ था प्लेलिस्ट वीडियो, जिस बच्चे ने देख रखी थी चैनल में जाके, मोस्टली पेपर उसी में से आया है, उसके जैसा ही आया है। और कुछ क्वेश्चंस तो डिक्टो डिक्ट आए हैं। तो मैंने बोला था आपको प्लेलिस्ट देखने को, प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने को। तो प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस हमने करे हुए थे जो भी PYQ से। क्वेश्चन 3 को देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5, यानी कि आपको रेडियस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे रेडियस का रेट दिया हुआ है, रेडियस का रेट दिया हुआ, रेडियस नहीं है ये, रेडियस का रेट है। रेडियस का रेट मतलब ये आपका dr/dt दिया हुआ है। तो रेडियस अगर आप बोलोगे 0.5 है तो ये गलत हो जाएगा, रेडियस नहीं है 0.5, इसका रेट dr/dt आपको 0.5 दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, सरकमफ्रेंस का रेट। तो dc/dt आपको निकालना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लेके चलना था 2πr। अब इसका डिफरेंशिएशन रेट, क्योंकि मेरे को dc/dt चाहिए तो मेरे को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इधर भी आप t की रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2π तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, बट r जो है वो क्योंकि वो t नहीं है तो उसका मेरे को dr/dt करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो dr/dt आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.5, यहाँ रख देना है। तो dc/dt आपका देखो 2/10 और एक के बाद डेसिमल यानी 1π। तो पाई आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी होगा, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। x-3 अपॉन x-1 का होल क्यूब ex dx इज इक्वल टू। तो जब भी ex इंटू समथिंग होता है तो वहाँ पे ex वाली इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो लगता है, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है तो इतना लंबा तो आप सॉल्व करोगे नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगना था। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं किसी तरीके से ex fx आ जाए और वही ex f डेरिवेटिव x भी आ जाए, यानी जो fx हो उसी का डेरिवेटिव ex के साथ आ जाए, यानी ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए कि ex के साथ fx है एक बार और फिर ex के साथ ही डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन x का, है ना।
एफ डेरिवेटिव एक्स, तो जो उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन होता है ना, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो उसका जो आंसर आता है ना, डायरेक्ट आप लगा सकते हो, वो आता है ई एक्स एफ एक्स। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था, देन आपको ये फॉर्म लानी थी और फिर आंसर ये लिखना था। तो देखो यहाँ पे आपको x-3 दिया हुआ था, x-3, जबकि नीचे x-1 है, तो आप -3 को पहले स्प्लिट करो। कैसे स्प्लिट करो, x-1 -3 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, x-1 -2, है ना। अब क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में x-1 डिनोमिनेटर में है, तो मेरे को इसको अलग ले लेना है और इसको अलग ले लेना है। तो x-1 के अपॉन में भी ये वाला डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ इसके नीचे भी लिख देना है और इसके नीचे भी लिख देना है, और पूरे पे इंटीग्रेशन था तो दोनों पे अलग अलग भी लगा सकते हो आप, है ना। और ई एक्स क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ई एक्स इस वाले के साथ भी लिख सकते हो और इस वाले के साथ भी लिख सकते हो। तो ऐसा करना तो आपने पता है ना, जो भी डिनोमिनेटर में पूरे के डिनोमिनेटर में होता है तो वो इसके अकेले के डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में आप अलग अलग लिख सकते हो, और ई एक्स भी दोनों के साथ लिख दिया। अब ये x-1 से x-1 कट जाएगा, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो नीचे 2 पावर बचेगी, ठीक है। और साथ में एक्स बचेगा और dx इंटीग्रेशन करना है। सेम ऐसे ये 2/x-1 साथ में एक्स dx। अब ये देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना, ex, ये देखो ये अगर fx है 1/x-1 का स्क्वायर, अगर इसका ये मैं fx मान रही हूँ तो इसका डेरिवेटिव यही तो आता है आंसर में, आप करके देखना, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखना, तो ये आ जाएगा। तो यानी ये आपका fx है और ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है। तो हमारा आंसर में ई एक्स के साथ क्या आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए। तो हम आंसर में ई एक्स के साथ एफ एक्स यानी ये वाला लेंगे। तो ई एक्स अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है इस फॉर्मूले की हेल्प से ई एक्स एफ एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि हमें पहचानना था ना कि एफ एक्स क्या है और एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है। आपका आंसर ई एक्स एफ एक्स आता है, तो इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना था। तो इसमें एफ एक्स आपको पहचानना था, ये एफ एक्स है और ये डेरिवेटिव, तो आंसर में एफ एक्स वाला आएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन डी आया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, एंड लाइक कर देना वीडियो को। सेट 1 सॉल्व कर दो। सेट 1 आपको कल तक मिल जाएगा, आज तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, कल तक सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप इसका डायग्राम बना लोगे ना तो इसको बिना इंटीग्रेशन लगाए हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं इसको इंटीग्रेशन से भी बता देती हूँ और बिना इंटीग्रेशन के, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है तो जल्दी से हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में एक तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनानी है, वो कहाँ से जाती है, ओरिजिन से जाती है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। उसके बाद हमें x इक्वल टू 2 वाली लाइन बनानी थी, यानी x के 2 से होते हुए जाती है ना ये वाली x इक्वल टू 2, और एक x इक्वल टू 0 वो y एक्सिस से होते हुए जाती है ये वाली लाइन, x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस से होते हुए जाएगी, और साथ में x एक्सिस। तो इन तीनों ने मिलकर ये वाला एरिया बाउंड किया ना, ये वाला तीनों का जो बाउंडेड एरिया ये वाला।
तो इसको आप चाहो तो सिंपल ज्योमेट्री से कर सकते हो। देखो ये क्या, एक ट्राइंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, 2 है। बट अब आप कहोगे कि हाइट तो आपको मालूम ही नहीं है, बट आपको ये तो पता है वाई एक्स के इक्वल है। तो यानी इस पॉइंट पे जितना एक्स होगा उतना ही वाई भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो जितना वाई होगा, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे वाई जितना होगा, एक्स जितना होगा उतना ही वाई होगा। इस पे एक्स कितना है, इस वाली लाइन पे 2 है, तो इस वाली लाइन पे वाई भी कितना होगा, 2 होगा। तो यानी ये जो हाइट आ रही है वो 2 ही आ रही है। तो ये कट के 2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। आप इसे चाहते तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, बट क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन, तो सिंपली मुझे दिख रहा था ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे बेस भी पता है और हाइट भी पता है। क्यों पता है हाइट, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर एक्स 2 है आपका, तो वाई भी 2 ही होगा। ठीक है, तो आंसर 2 होगा इसका, सी ऑप्शन है इसका आंसर 2 होगा। इसको थोड़ा सा चार्ज कर दो। इस क्वेश्चन को आप चाहते तो इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते थे। आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करना था तो वाई डी एक्स लेना था, है ना। अब वाई की जगह वाई को सब्स्टिट्यूट करो तो एक्स, वाई तो एक्स ही है, तो वाई की जगह हमने एक्स लिख देना था, एक्स डी एक्स। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। एक बार पहले अपर लिमिट लगाओ, यानी इस पर पहले एक्स की जगह 2 पुट करो, फिर माइनस, पहले अपर लिमिट लगाते हैं बाद में लोअर। तो पहले इस वाले पूरे अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर, उसमें पहले अपर लिमिट एक्स के प्लेस में रखो, फिर माइनस, फिर ये लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 रखोगे तो 0, तो ये देखो 2 ही आ जाएगा, है ना। तो हम चाहते तो इसे इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते थे, बट हमें दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो सिंपली हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 5th का आंसर ऑप्शन सी है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या लिखा आपने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी वाला फॉर्मूला लेना था, फिर बी ऑन ए, फिर उसे सिंप्लीफाई करके करना था। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखो ए की प्रोजेक्शन बी पे डालनी है, तो जिसकी प्रोजेक्शन डालनी है उसको तो पूरा वेक्टर लो, और जिस पे डालनी है ऑन बी, तो बी का जस्ट यूनिट वेक्टर लो और डॉट ले लो। तो ए का वेक्टर और बी पे प्रोजेक्शन है तो यूनिट वेक्टर। सेम ऐसे बी ऑन ए बोला है तो बी का तो वेक्टर और डॉट, ए पर प्रोजेक्शन है तो ए का यूनिट वेक्टर लेना होता है। उसके बाद किसी भी यूनिट वेक्टर, मान लो कोई यूनिट वेक्टर है, कोई भी यूनिट वेक्टर है, जैसे कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, तो कैसे खोलते हैं, उसका वेक्टर ऊपर होता है और उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर ऐसा साइन होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मतलब बी यूनिट वेक्टर है तो इसका बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा। बी वेक्टर 1 नहीं है, बी यूनिट वेक्टर 1 नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे बोलता है, उसका वेक्टर ऊपर आता है और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो बी यूनिट वेक्टर है तो बी का वेक्टर ऊपर और बी का यूनिट वेक्टर नीचे, सॉरी मैग्नीट्यूड नीचे। सेम ऐसे ये वाला बी वेक्टर एज इट इज़, ये ए वेक्टर यूनिट है ना, यूनिट वेक्टर है, तो ए का वेक्टर ऊपर और मैग्नीट्यूड नीचे। कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ए का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो ऐसे करके ए यूनिट वेक्टर खुल जाएगा, ऐसे बी यूनिट वेक्टर खुल जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, ऊपर दोनों में ए डॉट बी यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। देखो यहाँ तुम कहोगे बी डॉट ए आया, बट तुम्हें पता है ना जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है।
यानी कि जो ए डॉट बी होगा वही बी डॉट ए होगा। तो ये कट सकता है कैसे, अभी तो नहीं कटेगा बट ये फ्रैक्शन है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, जब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन डिवाइड में है तो ये वाला जो नीचे वाला फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब इनटू में आएगा तो ये तो ऊपर आ जाएगा और ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगी और उसको मैं ए डॉट बी लिख सकती हूँ, कट जाएगा ये। तो यानी कि ए मैग्नीट्यूड ऊपर आएगा, बी मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, तो ये सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता ही होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है 2 3 6। तो देखो ये जो स्केलर पार्ट है इनके वो ले लो, 2 का स्क्वायर 3 तो माइनस में था, -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, माइनस साइन भी लो बट स्क्वायर है तो प्लस बन जाएंगे ये। फिर ऐसे बी का मैग्नीट्यूड लेना है नीचे, तो बी का मैग्नीट्यूड भी बनाओ, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं 1 है तो 1 का स्क्वायर और फिर रूट भी लगता है। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है, उनके स्केलर्स का स्क्वायर करो, प्लस करो और फिर रूट करो। ए का भी किया बी का भी किया। अब इसे सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा 9 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा √49, ये आएगा √9, √49 7 होता है, √9 3 होता है, 7/3 आंसर है। 7/3 जिसका आंसर है उसका ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 7/3 है आंसर, ठीक है, 7/3 इसका आंसर है। जिन जिन बच्चों का आंसर 7/3 आया है उनका ठीक है। ये जो क्वेश्चंस पेपर में लगे हुए हैं टिक मार्क, ये सही नहीं है, ये जिस बच्चे का है वो उसने किया है शायद, तो इसलिए 7/3 है आंसर। 6 का आंसर ऑप्शन बी है, 7/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या लिख के आए हो। f(x) आपको x की पावर x दिया था और आपको f डेरिवेटिव x पे नहीं निकालना, e पे निकालना था। तो पहले हम इस क्वेश्चन का f(x) का डेरिवेटिव निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे, x की पावर x, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो उसको डेरिवेटिव लॉग की हेल्प से किया जाता है। तो पहले हम इसका f(x) का डेरिवेटिव करेंगे लॉग की हेल्प से, एंड देन जहाँ पे जो भी f डेरिवेटिव x आएगा उसमें x की जगह e रख देंगे। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या आएगा। तो 7th का आंसर देखो, f(x) आपको x की पावर x दिया है तो मैंने इस f(x) को पहले y मान लेना है, ठीक है, y है, f(x) क्या है y है, y क्या दिया हुआ है x की पावर x। अब आपको पता है जब भी x की पावर x होता है तो उसको log करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो हमने पहले इन दोनों पे log ले लिया, तो ये y का तो log y बन जाएगा। और देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log a की पावर b है तो ये b आगे आ जाता है, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, और log a यानी जो भी पावर होगी इस बेस की वो आगे आ जाती है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर log आगे लूँगी तो ये पावर आगे आ जाएगी x, और ये log के साथ ये बेस आ जाएगा, ये पावर आगे, ये इसकी हेल्प से जब हम log लेंगे log x की पावर x, तो x आगे आ जाएगा, ये पावर वाला x आगे आ जाएगा और ये वाला एज इट इज़ रहेगा, तो x log x हो जाएगा। फिर हमने क्या करना होता है डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो log y का log x का डिफ्रेंशिएशन तो सबको आता होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है 1/x। सेम ऐसी log y का क्या होगा 1/y, और क्योंकि ये y है बट हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx भी लिखना पड़ेगा। फिर इसको आप प्रोडक्ट रूल से करो, u इंटू वी, कैसे करते हैं, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, फिर v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना, या तो आप u का डेरिवेटिव पहले लो या v का डेरिवेटिव पहले ले लो, मैंने v का डेरिवेटिव पहले ले लिया, u एज इट इज़, x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस क्या log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव एक बार ये एज इट इज़ तो इसका डेरिवेटिव लो, फिर प्लस log x एज इट इज़ तो इसका डेरिवेटिव ले लो। तो ये आता है, ये याद भी रखा करो, x log x का जो डेरिवेटिव आता है वो 1 + log x होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा 1/y dy/dx है, हमें तो dy/dx निकालना है, तो जो 1/y का y नीचे है डिनोमिनेटर में वो यहाँ इनटू में चला जाएगा, और y था क्या आपका, y क्या था क्वेश्चन में, x की पावर x था ना, तो यहाँ पे y की जगह हम x की पावर x लिख देंगे। तो dy/dx तो हम कर चुके हैं, बट हमको अब क्या करना है dy/dx, यानी dy/dx मतलब f डेरिवेटिव x ही होता है, ये मेरा f डेरिवेटिव x आ गया, dy/dx को क्या कहते हैं f डेरिवेटिव x कहते हैं, बट मेरे को f डेरिवेटिव x किस पे निकालना है,
एक्स पे नहीं निकालना, मुझे ई पे निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू ई पे निकालना है। तो एक्स जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे ई रखना था। तो ई की पावर ई 1 प्लस लॉग ई की पावर ई 1 प्लस लॉग ई की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 ये 1 है और ये 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ई की पावर ई। ये आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी किया है उनका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर है इसका 2 ई की पावर ई। तो पहले तो डेरिवेटिव करना था, ये आएगा, ये तो आपको आता ही होगा लॉग लेके कैसे किया जाता है। फिर एक्स की जगह ई रखना था और लॉग ई की वैल्यू 1 रखनी थी। तो 2 ई की पावर ई आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन आंसर है 2 ई की पावर ई। डी ऑप्शन इसका आंसर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। एफ एक्स दिया था आपको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और x आपका एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर और पूछा था किस में इंक्रीजिंग है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये आपका। आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा 8th का। तो यहाँ पे जब भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो फंक्शन होता है एफ एक्स उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो डेरिवेटिव तो सबको करना आता होगा। पहले ये पावर आगे आएगी, इस पर एक पावर कम हो जाएगी, फिर ऐसे 3 2 6, मतलब जो पावर होती है वो इस कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर एक पावर कम हो जाएगी। जैसे मान लो 5x3 है तो पहले ये 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई है ये पहले 5 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर x पे एक पावर कम 3 है तो 2 हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही हमें इन सबको करना है। 3x है तो 3 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव करना तो आई होप सबको आता होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जो भी डेरिवेटिव होता है उसको आप 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो। क्या निकालते हो? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो। तो ये जो डेरिवेटिव आया है फंक्शन को नहीं रखना होता, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना होता है। तो डेरिवेटिव आपका ये आया, 0 के इक्वल रखो। क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, तो पहले तो 3 कॉमन ले लेना था, फिर x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में 0 ही बन जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सबको आता होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक का आंसर आएगा x माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा और ये दूसरे में भी x माइनस 1 ही आएगा। तो यानी कि x इक्वल टू 1 ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो x इक्वल टू 1। अब मेरे को नंबर लाइन रियल नंबर दिया हुआ है, तो यानी कि ये मेरी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, क्योंकि रियल नंबर बोला है, कोई रेंज तो दी नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे रियल ना बोल के बोलते, क्वेश्चन में बोलते -5 से +5 तक, तो फिर मेरे पास -5 से +5 में 1 यहाँ आ जाता। फिर ये मेरा इंटरवल या तो 1 से 5 बनता है या 1 से -5। यानी कि अगर मेरे को एब्सोल्यूट दिया होता कहाँ से कहाँ तक, तब तो मैं इस टाइप से बनाती 1 से 5 और 1 से -5। लेकिन अभी तो हमें रियल नंबर दिया, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर होता है। तो मेरे इस रियल नंबर के अंदर क्या आया? 1 आया। मेरे पास 2 इंटरवल बनेंगे, एक 1 से इन्फिनिटी का और एक 1 से माइनस इन्फिनिटी का। 1 से इन्फिनिटी और 1 से माइनस इन्फिनिटी का, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी पे पहले मैं कोई पॉइंट लूँगी, 1 से इन्फिनिटी के अंदर कोई पॉइंट लूँगी। अगर मान लो 1 से इन्फिनिटी के अंदर मैंने 2 लिया, ठीक है, तो 2 मैं अगर फंक्शन पे रखूँगी, ये 2 पॉइंट मैं कहाँ रखूँगी? फंक्शन पे रखूँगी। डेरिवेटिव पे नहीं रखना, इसको फंक्शन पे रखना है, ठीक है। सॉरी, डेरिवेटिव पे रखना होता है। किस पे रखना है? डेरिवेटिव पे रखना है। तो 2 को अगर मैं डेरिवेटिव पे रखूँगी तो देखो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अच्छा एक मिनट, 2 को हमें किस में रखना है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। हाँ, अगर ये क्वेश्चन हमारा वो होता,
डेरिवेटिव पे रखिए, जैसे 2 है मेरा, 2 को डेरिवेटिव पे रखूँगी तो 2 यहाँ पे रखोगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। वैसे तो इसका मेरे पास फैक्टर आ गया था ना, ये आ गया था फैक्टर 3 कॉमन x-1 और x-1, ये मेरा डेरिवेटिव आया था f डेरिवेटिव x, है ना। तो इसमें मैं x की जगह अगर 2 रखती हूँ तो 2 - 1 ये प्लस हो जाएगा, 2 - 1 2 - 1 ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस ही है, तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि इस वाले इंटरवल पे मेरे को ये प्लस मिल रहा है ना। मतलब 2 को मुझे डेरिवेटिव पे रखना है, तो ये कैसा मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। अगर 1 से -∞ के अंदर मैं कोई पॉइंट लूँ, मान लो 1 से -∞ के अंदर -2 आता है ना, तो -2 को अगर मैं यहाँ रखती इस डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव यही तो आया था हमारा 3, ये आया था ना डेरिवेटिव, तो इसको तो हम ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अब मैंने -2 अगर यहाँ पे x की जगह रखा तो -2 -1 -3, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ये -2 -1 -3 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और दो नेगेटिव नेगेटिव और ये भी ये पॉजिटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव भी तो आंसर देंगे पूरा। तो यानी इस इंटरवल पे भी ये पॉजिटिव ही दे रहा है, यानी 1 से इन्फिनिटी पे भी पॉजिटिव दे रहा है और 1 से -∞ पे भी ये पॉजिटिव दे रहा है। तो आंसर इस हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, आंसर कमेंट करके बताइए क्या लिखे है उसमें आप। मेरे हिसाब से आंसर अब -∞ से इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी पे भी ये बढ़ ही रहा है और 1 से -∞ पे भी ये बढ़ ही रहा है इसका स्लोप। तो यानी ये पॉजिटिव दे रहा है पूरा ही दोनों पे, तो -∞ से इन्फिनिटी होना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर आपका -∞ से +∞ आएगा। आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखो 1 से इन्फिनिटी में मैंने 2 पॉइंट किस पे पुट करना है, डेरिवेटिव पे रखना है। तो मैंने 2 रख के देखा, ये डेरिवेटिव है हमारे पास, तो 2 - 1 प्लस का मिलेगा, 2 - 1 ये भी प्लस का मिलेगा और ये तो ऑलरेडी प्लस का है। तो यानी ये सारे मल्टीप्लाई में प्लस आ रहे हैं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारे मल्टीप्लाई में अगर प्लस है तो ओवरऑल प्लस आएगा यहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ पे भी देखो 1 से -∞ का कोई नंबर चूज़ करो, -2 ले लो, तो -2 अगर मैं रखती हूँ तो -2 -1 -3 यानी नेगेटिव मिल जाएगा, -2 -1 नेगेटिव मिल जाएगा, और दो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे तो वो पॉजिटिव ही तो आएंगे। तो यानी यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो यानी कि आपको 1 से इन्फिनिटी पे भी बढ़ रहा है फंक्शन और 1 से -∞ पे भी बढ़ रहा है, तो यानी -∞ से इन्फिनिटी पे बढ़ रहा है ना पूरा का पूरा। तो यानी ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ऑप्शन सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है और इस साइड भी ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर -∞ से +∞, ये करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए।
तो 9th क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराया हुआ था आपको, ये भी प्लेलिस्ट में करा रखा था ये क्वेश्चन। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, और क्योंकि ये पूरा ही ए डॉट बी स्केलर होता है तो इसका जो इसका ए डॉट बी होता है वो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी आती है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा होता है, बट ये ए क्रॉस बी होता, अगर ये ना लगा होता तो इसमें एन कैप भी आता, डायरेक्शन भी आती, बट क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लगा तो ये नहीं आएगा, इससे ये कट जाएगा। अब कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल है, अब कॉस को आप यहाँ डिवाइड में ले जाओगे तो साइन बाई कॉस, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 डिवाइड में गया तो यहाँ 1 बचेगा। टेन थीटा 1, तो टेन थीटा 1 तो ये 1 कब होता है 10 पाई बाई 4, तो थीटा आपका पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी एंगल पाई बाई 4 था। इसका आंसर ऑप्शन ए है। आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 9th का आंसर ऑप्शन ए है, पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, ए इनवर्स 1/4 बी, आपको क्या करना था, पूरे 4 ए का इनवर्स निकालना था। देखो ए का इनवर्स नहीं बोला, 4 ए का इनवर्स बोला, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी, पूरे 4 ए का इनवर्स बोला था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ए इनवर्स 1/4 बी दिया है और आपको क्या निकालना था, 4 ए का ओवरऑल इनवर्स। ठीक है, तो जब भी जैसे ए बी इनवर्स है अगर, तो इसमें आप कैसे करते हो, पहले बी इनवर्स आगे आता है और फिर ए इनवर्स, ऐसे ही तो करते हो। ये जब 2 पे एक साथ इनवर्स होता है तो अलग अलग पे इनवर्स लग जाता है, तो सेम ऐसे यहाँ पे 4 ए पे पूरे पे इनवर्स था। ये 4 ए इनवर्स नहीं था, कई बार बच्चों ने क्या किया होगा, 4 ए इनवर्स करके क्या करा होगा, 4 ए इनवर्स की जगह 1/4 बी, तो 4 से 4 कट जाएगा, तब आंसर बी आता। अगर ये 4 ए इनवर्स होता तो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, आपको बोला था पूरे 4 ए का इनवर्स, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। तो 4 पे भी इनवर्स है और ए पे भी इनवर्स है, 4 पे इनवर्स है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे इनवर्स है तो वो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ए इनवर्स, अब इस ए इनवर्स की जगह आप 1/4 बी रख दोगे तो 1/16 बी आएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन में 4 ए इनवर्स होता तब तो बी होता आंसर, बट आपको 4 ए पे ओवरऑल इनवर्स बोला था, इसलिए आंसर 1/16 बी है, ऑप्शन डी। इसको सही कर लेना, अगर किन्हीं बच्चों ने बी लिखा है तो आंसर 1/16 बी होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 10 का आंसर डी है, 1/16 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, log 10x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे याद रखा करो, log 10x जब भी क्वेश्चन आता है ना तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ये मैंने आंसर पहले ही बता दिया आपको कैसे होता है, ये भी देख लो, बट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन स्पेशल होता है, log 10x कैसे सॉल्व किया जाता है इसको एक बार देख लो। नेक्स्ट ईयर के बच्चे जो CBSE बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखो आई आपको log 10x दिया था, तो जब भी log 10x वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, फंक्शन x के इक्वल होता है, यानी ये फंक्शन x है और अगर मैं फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स में चेंज करूँ तो ये fx के इंटीग्रेशन के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये a होती है, ये नीचे वाली लिमिट, ये b होती है, तो इन दोनों लिमिट्स को प्लस करना है, a प्लस बी और फिर माइनस एक्स, यानी जहाँ x है ना वहाँ पे हमको किस में चेंज करना है, x को a प्लस बी माइनस एक्स में, तो a π/6 या a इसको मान लो, किसी को भी मान लो, तो a π/6 और π/3 को तो पहले प्लस करना है और फिर माइनस एक्स, तो जहाँ x है वहाँ पे x नहीं लिख के ये लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स, और 10 और log तो एज इट इज़ लिख देने हैं। इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे तो ये π/2 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके π/2 माइनस एक्स, 10 π/2 माइनस एक्स आपको पता है cot x होता है, तो ये log cot x हो जाएगा। अब आपको cot x पता है 1/10x होता है, cot x किसका उल्टा होता है 1/10 का, तो 1/10x। अब आपको log की एक प्रॉपर्टी पता है कि देखो 10x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10x इनवर्स, 10x 1/10x को हम क्या लिख सकते हैं 10x इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, जो भी लॉग के बेस, लॉग का बेस ये है ना, इस पे पावर जो है वो आगे आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी, तो -1 log 10x। तो हमने इसको ऐसे किया, पहले cot x को 1/10x किया, 10x को 10x इनवर्स लिख सकते हैं, फिर इसका जो माइनस पावर है वो आगे आ जाएगी और log 10x। ऐसा क्यों किया, ताकि ये हमारा log 10x ही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन में हमें ये log 10x दिया था, इसको हमने i माना था।
अब हम आई को लेकर चले सॉल्व किया हमने, तो फिर से हमारे पास आई आया लेकिन माइनस में आ गया। तो आई माइनस आई है, तो ये माइनस आई यहाँ आके आई यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2i हो जाएगा, 2i 0, तो i 0 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना तो ये आई इसका मोस्टली 0 आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन 0 आंसर है इसका, 11th क्वेश्चन का। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर 0 किया है कमेंट करके मुझे बताइएगा। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था, बहुत बार कराया हुआ था। एक्स वाई ये मैट्रिक्सेस है। एक्स का ऑर्डर दिया है 2 × 3, वाई का ऑर्डर दिया है m × n, और एक्स वाई का ऑर्डर दिया है 2 × 5। लास्ट में नंबर होगा कुछ नीचे। तो क्वेश्चन 12 देखेंगे। इसमें आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी होती है। मैंने मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी। अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है मान लो, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे आएगा, देखो ये दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर में जो रॉ होंगे वो इसके इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ए और बी तभी मल्टीप्लाई होंगे जब बी मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रॉ है, आगे नंबर ऑफ रॉ लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं, तो जो इसका नंबर ऑफ रॉ है वो इस वाले के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये n है तो इसका कॉलम भी n होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो है इसका रॉ इसका कॉलम के इक्वल होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें आगे जो रॉ है ना वो इस वाले से लिया जाएगा, ए से, और जिसका कॉलम है वो बी से लिया जाएगा। यानी इसका जो रॉ है वो इसकी रॉ के बराबर होगा और इसका जो कॉलम है वो इस वाले के कॉलम के बराबर होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। अब इसमें एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 दिया है, वाई का m × n दिया है और एक्स वाई का 2 × 5 दिया है। तो वही यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो। देखो मैंने क्या कहा है कि इसका जो कॉलम होगा वो इसकी रॉ होगी, है ना, तो m तो 3 हो जाएगा। और इसका ऑर्डर कैसे आता है, इसका ये 2 तो इसके 2 के बराबर है, यस, और इसका ये जो कॉलम है इसके कॉलम के बराबर है, तो n कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आपको y का m × n मिल गया, तो m3 मिल गया, n5 मिल गया, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आएंगे, m × n करके, यानी रॉ × कॉलम। तो 3 × 5 15 इसका आंसर है। 15 आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 12th का आंसर है। किस किस बच्चे ने इस पर टिक किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, एंड लाइक भी करना, कम से कम 500 लाइक तो बनता है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर चाहिए तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कितना है, C15। 12th का आंसर 15 है। 13 क्वेश्चन में आपको बोला था नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज कितनी है इसके अंदर। इसका आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए। 13 का आंसर क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज कितनी है।
क्वेश्चन 13, तो डिसकंटिन्यूटीज के लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट चूज करने हैं। एक तो जीरो, देखो इसमें भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। जीरो के लेफ्ट में लोगे तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, जीरो के राइट पे लोगे तो ये वाला, क्योंकि ये जीरो से ग्रेटर पे है ना, ये तो जीरो के राइट पे ये वाला फंक्शन और जीरो से कम पे ये वाला फंक्शन। सेम ऐसे एक आपको 1 पॉइंट लेना है। 1 के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो इस वाले फंक्शन पे रखना, क्योंकि 1 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे निकलेगी, और 1 के राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 - x पे निकालनी होती है। तो पहले मैं 0 पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, फिर 1 पे भी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लेती हूँ। वैसे तो रफली आप जल्दी करके देख सकते हो, फिर मैं आपको बता देती हूँ कैसे। और फिर देखना है 0 या 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस पे रखी, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है ना, एक तो 0 पॉइंट मैच कर रहा है इसके लेफ्ट और राइट पे, इसी 1 पॉइंट इसके लेफ्ट और इसके राइट पे। तो पहले 0 पे चेकिंग होगी, तो 0 माइनस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे रखनी पड़ेगी। तो x की जगह मैं 0 - h रखूँगी, तो वो तो h 0 है, तो ये 2 आ जाएगा। ये तो करना आता ही होगा आपको। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस पे x पे रखनी पड़ेगी, तो x की जगह 0 + h रखो, तो h तो 0 है, तो e0 कितना होता है 1, तो ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं है। तो यानी 0 पे ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। कैसा है ये, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, x = 0 पे ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं आ रहा, तो ये डिसकंटिन्यूस है। ऐसे ही आपको 1 पे भी चेकिंग करनी थी। 1 के जब लेफ्ट पे निकालोगे तो ई वाले फंक्शन पे रखना पड़ेगा, ई एक्स वाले पे। अब ई एक्स था, एक्स की जगह 1 - h रखा, तो एच तो 0 है, तो E1 ई आ जाएगा। सेम ऐसी जब 1 की राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे, क्योंकि 1 से ग्रेटर है ना ये, तो राइट हैंड लिमिट के लिए। तो 2 - x, 2 क्या है, x है। तो 2 - x की जगह क्या रखना है मेरे को, x की जगह रखना, सॉरी x की जगह रखना 2 - x है ना, तो x की जगह 1 + h रखना है। अब h तो 0 है, तो 2 - 1, ये 2 - 1 होगा। 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड EI और राइट हैंड लिमिट 1 आई, तो x = 1 पे भी ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। तो यानी x 0 पे भी ये डिसकंटिन्यूस है और 1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो कितना, आपको ये नहीं पूछा डिसकंटिन्यूस किस किस पे, तब तो आंसर 1 और 0 दोनों होते, बट आपको पूछा कितने नंबर पे डिसकंटिन्यूस है, तो एक इस पे और एक इस पे, यानी कितनी बार, 2 बार ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर, 2 बार ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 सी ऑप्शन 2 आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या लिख के आए हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था इस इक्वेशन का। तो किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, तो ये इक्वेशन को आप पहले से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेके आओगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है dy/dx प्लस, अगर dy/dx वाली है तो p के साथ y होता है ना, फिर q होता है यहाँ पे, ये होती है इसकी फॉर्म। तो मेरे पास dy/dx सिंगल होना चाहिए, जबकि इसके साथ तो ये है, तो हमें ये हटाना है, तो हमें x² - 1 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा x² - 1 से बोथ साइड, ठीक है। तो इससे पहले इसको करोगे तो ये कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे जस्ट dy/dx बचेगा। इसमें करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये जो डिवाइड करना है, और इसमें करोगे तो x² - 1 ऑलरेडी है, और एक और x² - 1 से डिवाइड करोगे तो पावर 2 लग जाएगी, है ना, समझ आ गया। तो इससे जब डिवाइड करूँगी तो ये यहाँ ऑलरेडी एक था, तो और एक और डिवाइड में आ गया, तो यानी x² - 1 स्क्वायर पे आ जाएगा। अब ये फॉर्म बन गई, देखो dy/dx, y अलग कर दूँ तो ये p होगा, ये क्या होगा आपका p होगा, और ये q होगा, ये पूरा क्या है, q है। इसके बाद p आपको मिल गया, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटीग्रेशन p dx।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पी डी एक्स। पी क्या है आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो सबको आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानना होता है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका टी मानोगे तो फिर डिफरेंशिएट करना होता है। एक्स स्क्वायर का किया तो 2x और 1 का तो 0 होता है, 2x डी एक्स डी टी आ जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये 2x डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो ये 2x डी एक्स तो डी टी हो गया और ये टी है, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। 1 बाई एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है ना, सेम ऐसे डी टी बाई टी है, 1 बाई टी डी टी, इसको ये कह लो, तो ये लॉग टी होता है। और ई और लॉग जब भी एक साथ आते हैं तो वो हट जाते, कैंसिल हो जाते, एक साथ अगर जब भी है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो जस्ट टी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट टी नहीं लिखना। टी क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर है, ऑप्शन डी, डी आंसर है इसका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने लगाया एक्स स्क्वायर माइनस 1, उनका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था बट अच्छा क्वेश्चन था, ये कराया भी हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में। लेट y इक्वल टू एफ 1 बाई एक्स एंड डेरिवेटिव x आपको एक्स क्यूब दिया है और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू हाफ पे। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। अब आप कहोगे dy बाई डी एक्स तो यहाँ दिया हुआ है f डेरिवेटिव x, बट नहीं, यहाँ पे देखो y एक्चुअल में एफ एक्स नहीं है, y तो एफ 1 बाई एक्स है ना, तो आपको तो एफ एक्स नहीं चाहिए, एफ 1 बाई एक्स चाहिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, कहीं आपको कोई एफ डेरिवेटिव एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कहता है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम जस्ट एक्स की जगह हाफ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, ये आपको एफ डेरिवेटिव एक्स दिया है, ये क्यों नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई आपका एफ एक्स नहीं है, वाई एफ एक्स थोड़ी ना है ना, तो वाई तो एफ 1 बाई एक्स है, तो पहले आप वाई एफ 1 बाई एक्स है, आप क्या कर सकते हो, इस डेरिवेटिव एफ एक्स से एफ एक्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमको उल्टा करना पड़ेगा, जैसे हम क्या करते थे एफ एक्स से एफ डेरिवेटिव एक्स निकालते थे तो हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन, बट जब हमें उल्टा करना होता है एफ डेरिवेटिव एक्स से एफ एक्स निकालना होता है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो हमें एफ डेरिवेटिव एक्स दिया है एक्स क्यूब, तो हमें क्योंकि इससे एफ एक्स निकालना है तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेट किया इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करूँगी तो एफ एक्स मिल जाता है, जब भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ एक्स मिल जाता है। और इसका इंटीग्रेशन करना तो आपको आता है, एक्स पे 3 पावर है तो एक पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन करने पे, और जो पावर ऊपर आती है वही नीचे आ जाती है। तो ये हमने एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किया, अब मेरे को एफ एक्स मिल गया। ठीक है, बट मुझे तो क्या चाहिए था, एफ 1 बाई एक्स चाहिए था ना, एफ क्या चाहिए, एफ एक्स नहीं चाहिए मुझे, एफ 1 बाई एक्स चाहिए। तो मेरा वाई एफ 1 बाई एक्स है, तो मेरे को एफ एक्स मिल गया ना। अब मैं इसमें एफ एक्स अगर ये है तो एफ 1 बाई एक्स तो इसी को देख के बन जाएगा, तो 1 बाई एक्स बनाना है, तो ये एफ एक्स अगर ये आया है तो x की जगह अगर मैं रिप्लेस 1 बाई एक्स कर रही हूँ तो यहाँ भी x की जगह 1 बाई एक्स रखना पड़ेगा। तो x की जगह मैंने 1 बाई एक्स रखा और इस पर 4 पावर, तो इस पूरे पे 4 पावर 1 पे पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो x की 4 और अपॉन में ये 4 एज इट इज़ नीचे ही आ जाएगा। x की जगह क्या किया हमने 1 बाई एक्स और उस पर 4 पावर थी और अपॉन में 4 था। अब 1 पे 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है, x पे 4 और ये 4 है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये 4 बाई 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई 4, यानी 4 नीचे ही आएगा, है ना। 4 बाई 1 रेसिप्रोकल होगा तो 1 बाई 4 4 नीचे आ जाएगा इसके साथ, एक्स के साथ। तो इसको बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है। तो आपको एफ एक्स मिल गया ना डेरिवेटिव से इंटीग्रेट करके, अब एफ एक्स मिल गया तो एफ 1 बाई एक्स आप इसको देख के बना लो, एक्स है तो एक्स को रिप्लेस 1 बाई एक्स यहाँ भी कर दो, तो ये आ गया। अभी मेरा वाई अब आया है, ये है वाई। अब y का मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, इस y का डी वाई बाई डी एक्स करना है, इसका डी वाई डी एक्स नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, y तो क्योंकि एफ एक्स थोड़ी ना था, y तो एफ 1 बाई एक्स था, तो y अगर ये है तो अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो अब आपको आता ही होगा। y अगर ये आ चुका है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाई 4, एक्स की पावर 4 डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर लेके आओ, तो एक्स की पावर 4 प्लस में है तो ऊपर लाओगे तो माइनस में आ जाएगी। अब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो डी वाई बाई एक्स क्या कहता है कि ये जो पावर होती है पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, कर दी इस कांस्टेंट से ये पावर पहले मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी पावर होती है वो एक कम हो जाती है, यानी -4 में एक पावर कम होगी तो -5 हो जाएगी। तो डिफ्रेंशिएशन तो करना आता ही होगा, इस नंबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और फिर एक्स पे एक पावर कम कर दो।
अब ये एक्स की पावर माइनस में है, तो मेरे को अगर ये माइनस पावर को पॉजिटिव करना है तो इस एक्स को नीचे लाना पड़ेगा, है ना। और देखो इस पे ये जो माइनस था वो बचा रह जाएगा, 4 से 4 तो कट जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स मेरा ये आ गया, मुझे किस पे निकालना है, एक्स इक्वल टू हाफ पे। तो एक्स की जगह हाफ रखना था, एक्स की जगह देखो हाफ रखना था। अब बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, -1/32 आंसर आएगा कि 32 आंसर आएगा, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी थी। एक्स की जगह क्या रखना था, हाफ रखना था, और 1 ऊपर ऑलरेडी था। अब आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डिवाइड है, ये एक फ्रैक्शन है, ये इस वाले फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो ये थोड़ी ना रेसिप्रोकल होगा, ये वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा। तो 1/2 पे 5 है, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा नीचे। और ये पावर इस पे भी है, इस पे भी है, तो 5 इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं, इस पे लग जाएगी। तो 2 की पावर 5 32, और ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था ना, ये माइनस, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी थी। सी ऑप्शन इसका आंसर है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी था कि मतलब मेरे को y से डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, जबकि y मेरा ये था, तो मैंने पहले, मेरे को एफ एक्स अगर मालूम चल जाए तो मैं 1/x बना ही लूँगी, तो पहले मैंने इससे इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकाला, फिर कुछ नहीं था, फिर तो कैलकुलेशन वाली पार्ट डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर उसको हाफ पे निकालना था। तो आंसर -32 आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किस किस बच्चे का ऑप्शन सी आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताएगा। सी ऑप्शन, कंफ्यूज हुए होंगे बच्चे बी और सी में, बट आंसर सी ऑप्शन है 32 माइनस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू लॉग रूट सेक रूट एक्स, देन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ पे भी आपको y दिया हुआ और डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। अब बहुत ध्यान से डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। आपको दिख रहा है लॉग का जो बेस है वो रूट सेक रूट एक्स है, फिर रूट के अंदर भी एक्स नहीं है, सेक रूट एक्स है, और सेक एक्स सेक थीटा में थीटा भी एक्स नहीं है, रूट एक्स है, तो बहुत ज़्यादा अंदर अंदर चेंजेस है एक्स या थीटा में। तो आपको यहाँ चेन रूल लगाना था डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए। तो यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना था y से डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। अब चेन रूल आपको सबको पता है, अगर लॉग का ये पूरा जो है x नहीं है कुछ और है, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए u माना, ठीक है, इस पूरे को लॉग के साथ जो भी है इसको u माना, y log u आ जाएगा। अब ये अगर u माना तो u क्या है, रूट x होना चाहिए था, u क्या होना चाहिए था, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो रूट के अंदर x थोड़ी ना है, अब तो रूट के अंदर सेक रूट x है, तो जो रूट के अंदर x की जगह है सेक रूट x उसको v मान लेना होता है। तो रूट तो एज इट इज़, बट x नहीं है तो इसको v मान लिया, तो v मैंने किसको माना, इस सेक रूट x को माना। अब सेक x नहीं है, उसमें भी रूट है, तो सेक x की जगह रूट x है, तो इस रूट x को w मान लेना होता है, तो v सेक w हो जाएगा, और w क्या है, रूट x है, ठीक है, यानी 4 बार मतलब लेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंदर 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चेन रूल में क्या होता है, पहले डी वाई को यू की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई लॉग यू है तो डी वाई बाई डी यू करोगे तो लॉग यू का क्या हो जाएगा 1/u, फिर यू को वी की रिस्पेक्ट में करो। अब रूट वी के लिए आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट वी है तो इसका 1/2 रूट वी हो जाएगा। ऐसे वी को डब्ल्यू की रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी वी करो। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ तो डब्ल्यू है तो सेक डब्ल्यू टेन डब्ल्यू, और डब्ल्यू रूट एक्स है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करो, अब एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब चेन रूल क्या कहता है, इन सबको मल्टीप्लाई करो तभी आपका डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, क्योंकि इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करके आएगा सबको, इसको 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 चारों को मल्टीप्लाई कर दो। अब u को रिप्लेस कर दो जो आपने सब्स्टिट्यूशन दी थी, u को क्या सब्स्टिट्यूशन दी थी आपने, रूट सेक रूट एक्स, तो u की जगह हमने रूट सेक रूट एक्स लिख दिया। v को क्या सब्स्टिट्यूशन दी थी, देखो रूट v है, रूट तो ये वाला रूट लूँगी और v की सब्स्टिट्यूशन लूँगी, v की सब्स्टिट्यूशन क्या है आपकी सेक रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद सेक डब्ल्यू को सब्स्टिट्यूशन रूट एक्स दी थी, डब्ल्यू को 10 रूट एक्स, इसको तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिली थी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, अब ये डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स को एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16 पे सॉल्व करना है, तो एक्स की जगह पाई स्क्वायर बाई 16। अब यहाँ तो सारी जगह पे रूट एक्स आया है,
तो x अगर पाई स्क्वायर बाई 16 है तो रूट एक्स क्या होगा, पाई बाई 4 होगा ना, पाई स्क्वायर है तो रूट एक्स क्या होगा, ये स्क्वायर है तो पाई 1 आ जाएगा और 16 है तो 4, तो रूट एक्स आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। एक्स तो ये है तो रूट एक्स चाहिए ना हमको तो क्वेश्चन में, तो पाई बाई 4 आएगा। तो जहाँ जहाँ रूट एक्स है वहाँ पाई बाई 4 रख दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यहाँ भी। अब सेक पाई बाई 4 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आनी चाहिए। सेक पाई बाई 4 देखो रूट के अंदर सेक रूट एक्स है ना, तो रूट तो ये वाला और सेक रूट एक्स सेक पाई बाई 4 है तो सेक पाई बाई 4 रूट 2 होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना रूट एक ये बाहर वाला था और एक इसके, इसकी वैल्यू सेक पाई बाई 4 की रूट 2 आई, तो दो दो रूट लगेंगे। सेम ऐसी 1/2 यहाँ भी सेक पाई बाई 4 रूट के अंदर है तो यहाँ भी आपका 1/2 रूट के अंदर रूट 2 आ जाएगा। और फिर सेक पाई बाई 4 रूट 2 होता है, 10 पाई बाई 4 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ये रूट एक्स पाई बाई 4, 2 से ये पाई बाई 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, और ये 2 फिर रेसिप्रोकल क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन है ना नीचे वाला, तो ये 2 पर आ जाएगा, तो ये 2 बाई पाई बन जाएगा। अब ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और देखो ये रूट 2 है नीचे, देखो रूट, देखो यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है और अंदर सेम चीज़ है, तो रूट के अंदर रूट 2 और रूट 2 दो बार इनटू ऐसे रूट के अंदर कर सकते हो ना, तो ये रूट टू दो बार है तो रूट 2 इस वाले रूट से, इस वाले रूट से बाहर आ जाएगा, इस वाले अंदर वाले रूट से नहीं, इस बाहर वाले से, क्योंकि सेम चीज़ जब दो बार होती है तो रूट से बाहर आती है, बट इनमें तो रूट लगा हुआ है तो ये रूट 2 बन जाएगा ये दोनों, और फिर ये रूट 2 ऊपर वाले से कट जाएगा और ये 2 तो कट ही गया था, तो 1 बाई पाई इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बहुत थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, यहाँ पे चेन रूल में बहुत ध्यान से करना था, फिर उसके बाद रूट एक्स एक्स से निकाल लेना था, फिर जहाँ जहाँ रूट एक्स था वहाँ रखना था, और फिर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी थी। तो इसका आंसर 1 बाई पाई है, ऑप्शन ए 1 बाई पाई, 18 का आंसर 1 बाई पाई ए ऑप्शन है। अच्छा 16 17 बच गए, उनको भी देख लेते हैं। 16 17 के आंसर वेक्टर में से आए थे सारे क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया हुआ था, वेक्टर ए दिया हुआ था, इसके बाद वेक्टर बी दिया हुआ था, है ना। वेक्टर ए वेक्टर बी बोला है कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए सम लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होना चाहिए, है ना, यही मतलब हुआ वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। या फिर आप कह सकते हो जो इनके आई के स्केलर्स है, जे के स्केलर्स है, के स्केलर्स है, उनका रेशो यानी कि A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 ये होना चाहिए, ये कॉलिनियर की कंडीशन होती है, ठीक है। तो A1 क्या है, जो I के साथ है, पहली वाली इक्वेशन में ये A1 है, ये A2 हो जाएगा, तो A1 क्या है आपका 2 और A2 क्या है 3, तो 2 बाई 3। ऐसे ही इसका B1 B2 J से मिलेगा, J वाले से, इसका -4 है, इसका -6 है। C1 C2 K वाले के साथ मिलेगा, K वाले के साथ यहाँ लैम्डा और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, लैम्डा बाई 1, तो कॉलिनियर की ये कंडीशन होती है। अब आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसको काट के भी देखो 2/3 ही आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 3 लैम्डा इक्वल टू 2 बन जाए 2, तो 2/3 इसका आंसर होगा। किस किस बच्चे का आंसर लैम्डा 2/3 आया, बिल्कुल ठीक होगा उनका आंसर, लैम्डा की वैल्यू 2/3 आएगी। 16 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था 16। 17 देखो, 17 में आपको बोला है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस लाइन। तो यहाँ पे तो हमें सिंपल ही दिख रहा है, देखो जो ये वाली लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशो 1 0 0 है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशो 0 0 1 है, तो ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर ये जो तीसरी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो उसकी डायरेक्शन रेशो क्या होंगे 0 1 0 होंगे, है ना, वो मैं निकाल के भी दिखा दूंगी। तो यानी कि ये 1 0 0 दे रहा है, ये 0 0 1 दे रहा है, तो जो तीसरी लाइन होगी वो क्या होगी, वो आपका उसमें जो
ये आपका एक्स एक्सिस के साथ है, ये जेड एक्सिस के साथ है, तो वो वाई एक्सिस के साथ होगी, तो उसके डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 होंगे, है कि नहीं। तो वो तो हमें देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि एमसीक्यूज है तो आप देखकर ही पता लगा लोगे, है ना। बट हम फिर भी बना लेते हैं इस इक्वेशन को। तो एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, कोई भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो ये जो एक्स वन वाई वन जेड वन है ये 0 0 होंगे। तो ये इस लाइन की जो भी गिवन लाइन है हमको बोली गई है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये पासिंग पॉइंट ना एक्स वन वाई वन जेड वन। ए बी सी तो क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते हैं डायरेक्शन, ये होते हैं आपके पासिंग पॉइंट। x1 y1 z1 ये आपके पासिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे होते हैं ABC ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं DR। तो मेरा क्योंकि पासिंग पॉइंट 0 है तो ये भी 0 है, तो x अपॉन ए हो जाएगा, y अपॉन बी हो जाएगा और z अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x1 y1 z1 0 0, ऑरिजिन मतलब 0 0, x भी 0 y भी 0 z1 भी 0, ऑरिजिन का मतलब 0 0, ठीक है। तो अब मेरे को ABC, अच्छा अब ये जो लाइन है ना, ये L1 लाइन है, मान लो L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। L2 लाइन क्या दी हुई है आपको क्वेश्चन में, L2 लाइन ये दी है एक्स वाई जेड, ये x के नीचे 1 है, y के नीचे 0 है, z के नीचे भी 0 है। तो L1 लाइन L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है B1, ये मान लो इसके डायरेक्शन रेशियो और ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन रेशियो को B1 मान लो, इसके डायरेक्शन रेशियो को B2 मान लो। B1 B2 का डॉट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना नीचे वाले, इसके डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 है, इसके डायरेक्शन रेशियो ABC है, इसके डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 है, तो इनका जो डॉट होगा वो 0 होगा। अब डायरेक्शन रेशियो तो आपको आता ही होगा, इसके डायरेक्शन रेशियो को इससे पहले मल्टीप्लाई करो A इंटू 1, फिर इसके डायरेक्शन को इससे मल्टीप्लाई करो B इंटू 0, फिर इसको इससे करो C इंटू 0 इक्वल टू कितना 0, डॉट निकालना ना, इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो a बन सा a, ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0, तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम ऐसी L1 लाइन परपेंडिकुलर है L3 के, तो L3 लाइन कौन सी दी हुई है आपको, L3 लाइन आपकी है x/0 y/0 z/1, x/0 y/0 z/1। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 0 0 1, और उसके क्या थे ABC, है ना। तो a को 0 से करो, प्लस B को 0 से करो, और फिर C को 1 से करो, क्योंकि L1 इसका जो B1 L1 लाइन का B1 डायरेक्शन रेशियो है वो B3 डायरेक्शन रेशियो के डॉट के 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो मैंने इनके डायरेक्शन रेशियो को डॉट किया और कितना करना है 0, तो A 0 0 B 0 0 C 1 C इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 0, अब A की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0। अब आपको पता है जो पहली लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो ABC थे, है ना। डायरेक्शन रेशियो को हमने डायरेक्शन को साइन ही मान लिया, तो डायरेक्शन को साइन में एक प्रॉपर्टी होती है L² M² प्लस N² कितना होता है 1 होता है। अब A भी 0 आ गया, C भी 0 आ गया, तो B निकाल लो, L 0 है, इसकी जगह आप A² B² C² भी लिख सकते हो ना, इक्वल टू 1। तो A तो 0 है, C भी 0 है, तो B² कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, या M² कह लो, तो B कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि B मेरा कितना आ गया 1। अगर A 0 है C 0 तो B 1 होगा ऑब्वियसली। तो यानी कि जो हमारी L1 लाइन है ना उसके जो L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है वो होंगे 0 1 0। वो मैंने पहले कह दिया था स्टार्टिंग में कि अगर आपका एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 है, दूसरी के 0 0 1 है, तो जो तीसरी परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऑब्वियसली 0 1 0 होंगे, वो तो अंडरस्टूड है, MCQ है तो आपको पहले ही याद रखना था 0 1 0 होंगे उसके डायरेक्शन रेशियो, वो मैंने आपको निकाल के भी बता दिए। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको वो लाइन बनानी है, अभी जो मैंने ये वाली L1 लाइन बनाने को कहा है क्वेश्चन में, तो ये लाइन है x/a y/b और z/c, ठीक है। तो x/a कितना आया मेरा, a कितना था 0, y/b b कितना आया 1 और z/c कितना आया 0। तो ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चन था, तो आपको पहले ही
दिमाग में रख लेना था। इसके डायरेक्शन रेशो 0 1 0 आएंगे, क्योंकि बाकियों के क्या थे 0 0 1 0 1 0 0, तो यानी ऑब्वियसली तीसरी जो परपेंडिकुलर होगी उसके 0 1 0 आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पहले ये समझ जाना था, ये थी इसकी इक्वेशन। अब इसको आपको क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दी है, मैंने कार्टेशियन तो निकाल ली इसकी, बट वेक्टर बनानी थी। तो वेक्टर इक्वेशन तो सबको बनानी आती होगी। वेक्टर इक्वेशन कोई भी कैसे बनती है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये तो सबको आता होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट तो यहाँ कुछ है ही नहीं, x1 y1 z1 कुछ था ही नहीं, तो ए वेक्टर तो बनेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा, जस्ट लैम्डा बी वेक्टर बनेगा, क्योंकि ए वेक्टर तो पूरा 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप बन रहा है। तो लैम्डा बी कैप, अब बी कैप क्या है, इस लाइन का जो भी लाइन L1 है उसके डायरेक्शन रेशो यानी B1। तो लैम्डा B1 कैसे बन रहा है, 0 1 0 से, तो 0 i कैप 1 j कैप 0 k कैप। अब लैम्डा, ये तो 0 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लैम्डा 1 j कैप। तो ये वाला आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये वाला बी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन बी। तो आई होप डिटेल में भी समझ आ गया होगा और कैसे आया वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से बताया, बट आपको शुरुआत में ही, क्योंकि एमसीक्यू था तो हिंट मिल गई होगी, 0 1 0 यहाँ पे रख देना था, क्योंकि तीसरा वाला 0 1 0 होगा वही इनके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके डायरेक्शन रेशो मिल गए मेरे को, और इसकी कार्टेशियन से मुझे क्या बनानी थी, इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी थी। वेक्टर इक्वेशन में ए तो पासिंग पॉइंट 0 0 वाला था, तो जस्ट बी वाले रखने थे, और ये आ जाएगा इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 18 और 19 को जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। 19 और 20 एजर्शन रीजंस के क्वेश्चन थे। नाइनटीन क्वेश्चन देखेंगे। एजर्शन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन 19 है, ठीक। सेट 3 में ये क्वेश्चन 20 है, सेट 1 2 में यहाँ क्वेश्चन 19 है। तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट सकता है, बट 13 पाई बाई 6 तो आपके जो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच है उससे बाहर जा रहा है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल ब्रांच तो क्या होती है 0 to पाई होती है ना। तो ये 13 पाई बाई 6 तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा है, तो ये इससे आप इसको हटा नहीं सकते। वैसे तो सिंपल रूल होता है कि कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है, बट हटता है जब ये जो आंसर आएगा ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आना चाहिए। तो 13 पाई बाई 6 तो आंसर हो नहीं सकता, 13 पाई बाई 6 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ जाए। तो 13 पाई को हमने किया 2 पाई प्लस पाई बाई 6 में। अब कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, और 2 पाई है तो कॉस एज इट इज रहेगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। 2 पाई है तो कॉस एज इट इज, और थीटा तो और पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चला के, 2 पाई के बाद प्लस है तो यहाँ पे आएगा ना। तो ये कॉस पाई बाई 6 आएगा। कॉस से आप कॉस काट सकते हो क्योंकि पाई बाई 6 अब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है 0 से पाई में। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है, और रीज़न भी यही कह रहा है कि जो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 से पाई होती है, इसलिए ये इसका आंसर है। तो ऑब्वियसली रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक ही है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर 19 का, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका सेक्शन बी सी डी आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड लाइक कम से कम 500 लाइक दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आपको इसके आंसर्स मिले। तो क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। एजर्शन है आपका आर एंड एस आर टू इवेंट सच दैट पी आर बाई एस इक्वल टू 1, पी एस ग्रेटर देन 0, यानी पी एस पॉजिटिव है। एंड प्रूव करना है, मतलब अगर ये कंडीशंस है तो एस क्या आर का सबसेट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था। देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको पी आर बाई एस कंडीशनल प्रॉपर्टी, आर बाई एस क्या होती है, कंडीशनल प्रॉपर्टी होती है ना, आर अपॉन एस है। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आर और एस का इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, और एस गिवन है, आर निकालनी है, एस गिवन है, इसी को तो कंडीशनल कहते हैं। तो एस की प्रॉपर्टी तो सैम्पल स्पेस, मतलब इसका टोटल सैम्पल स्पेस बनेगी, और आर और एस में जो कॉमन होगा वो ऊपर आएगा। अगर आर बाई एस है तो आर और एस का इंटरसेक्शन ऊपर और एस का प्रॉपर्टी नीचे, और ये गिवन कितना है 1। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर ये अपॉन ये 1 है तो ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। यानी कि यहाँ से हमें एक हिंट मिल रही है कि आर इंटरसेक्शन एस, आर और एस में जो कॉमन है ना वो एस के ही बराबर है। तो इसे आप वेन डायग्राम से समझो। अगर आर और एस में आर एक सेट है, एस एक सेट है, और आर और एस में कॉमन क्या है, एस ही है। तो कोई भी दो सेट में कॉमन अगर कोई सेट है तो वो सेट ना हमेशा स्मॉलर सेट होता है, ये याद रखना। अगर इनमें कॉमन बोला है तो बड़ा सेट तो कॉमन हो नहीं सकता। तो अगर कोई कॉमन पूरे एक दूसरे सेट के कॉमन के इक्वल है, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो एक सेट के इक्वल आ रहा है। यहाँ से समझो कि आर और एस में एस कॉमन है, आर और एस की कॉमन में एस ही आ रहा है, तो एस यानी कि आर के अंदर ही आ रहा होगा, है ना, यानी एस एक छोटा सेट होगा। तो जब भी दो ऐसी कंडीशन आती है तो जो कॉमन होता है वो हमेशा छोटा सेट होता है। अगर हाईएस्ट कॉमन निकालना है तो वो हमेशा छोटा सेट होता है। तो छोटा सेट एस है, और एस अगर छोटा सेट है, मैं प्रॉपर्टी अगर इसको कर रही हूँ तो नंबर भी बोल सकती थी वेन डायग्राम के लिए। तो प्रॉपर्टी अगर ये इक्वल है तो यहाँ नंबर भी लिख सकते हो आप। तो नंबर आर और एस का जो कॉमन है वो एस के इक्वल है, तो एस एक स्मॉल सेट है, स्मॉलर सेट है। अगर आर और एस में कंपैरिजन है तो एस क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, आर का, क्योंकि आर बड़ा सेट है ना। तो यानी आर बड़ा सेट है और एस छोटा सेट है, तो यानी एस क्या होगा, छोटा सेट। तो छोटा सेट बड़े सेट का क्या होता है, सबसेट ही तो होता है। तो येस ऑब्वियसली एजर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है तो इससे मेरा ये निकल के रिजल्ट आ रहा है। और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जिसके भी इक्वल होता है वो सेट छोटा होता है, यानी वो सेट बड़े सेट का सबसेट होता है। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है। रीज़न देखो, रीज़न क्या बोल रहा है, ये रीज़न इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बट देखो एक्सप्लेनेशन ठीक भी दिया है कि नहीं दिया। दो इवेंट ए एंड बी, अगर ए और बी में कॉमन जो होता है वो बी के इक्वल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ए और बी में कॉमन अगर बी के इक्वल है तो कोई भी दो सेट का कॉमन हमेशा छोटे सेट के इक्वल होना चाहिए। तो बी एक्चुअल में छोटा सेट होना चाहिए था, यानी बी ए का सबसेट होना चाहिए था। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी का सबसेट है, तो रीज़न तो गलत दे दिया ना, तो रीज़न गलत दे दिया। ए एजर्शन ठीक दिया है, रीज़न गलत दिया है। तो जब एजर्शन गलत हो रीज़न सही हो तो डी ऑप्शन आंसर होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नहीं, एजर्शन सही है और रीज़न गलत है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन 20 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन 20 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ भी आ गया हो, किस किस बच्चों को समझ आया कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक दे देना, कम से कम 500 लाइक्स। इसका सेक्शन बी सी डी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, एंड सेट 1 और सेट 2 के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सब के आंसर्स हमने किए, कमेंट करके बताइएगा 20 में से आपके कितने सही है।
कितने मार्क्स आ जाएंगे 20 में से 15 प्लस आते हैं तो यानी आपका पेपर सही गया है, अच्छा गया है। और बाकी सेक्शन बी सी डी पे भी डिपेंड करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन बी सी डी के लिए।